नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने आधुनिक भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया, रतन टाटा। आमतौर पर जब हम किसी बड़े उद्योगपति के बारे में सोचते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है? प्रॉफिट, लॉस, बैलेंस शीट्स, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि 1962 में उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी? और सच कहूं तो यही डिग्री उनके पूरे जीवन का सबसे बेहतरीन प्रतीक है। उन्होंने सिर्फ किसी इमारत को डिजाइन नहीं किया, बल्कि अपनी इस सोच से एक आधुनिक ग्लोबलाइज्ड भारत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। एक ऐसी नींव रखी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को छुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि हम इन 86 सालों की इस विशाल धरोहर को किन 6 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, टाटा परिवार की बुनियाद। दूसरा, एक ग्लोबल एम्पायर का विस्तार कैसे हुआ। तीसरा, आम आदमी की कार और उससे जुड़ा विवाद। चौथा, उनकी बेजोड़ फिलैंथ्रोपी। पांचवा, उनके शौक और एयर इंडिया। और आखिर में उनकी एक ऐसी ग्लोबल लेगेसी जो हमेशा अमर रहेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, द टाटा फैमिली फाउंडेशन, यानी बुनियाद तैयार करना। इस सफर को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलकर इस टाइमलाइन को देखते हैं। 1868 में जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की। फिर आता है 1903, मुंबई के आइकॉनिक ताजमहल पैलेस होटल की ओपनिंग। सोचिए उस वक्त का नज़ारा। फिर 1932 में जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया की नींव रखी। आप जानते ही होंगे 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था, तब इस पूरे ट्रांजिशन में टाटा ग्रुप की एक बहुत अहम भूमिका थी। इन सभी चीज़ों ने मिलकर एक इतनी मजबूत नींव तैयार की कि जब 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए खुल रही थी, यानी आर्थिक उदारीकरण हो रहा था, ठीक उसी वक्त रतन टाटा ने ऑफिशियल तौर पर चेयरमैन का पद संभाला। और दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत जमीन से की। उन्होंने लिटरली शॉप फ्लोर पर काम किया। उनकी वो जो आर्किटेक्चर की डिग्री थी ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं थी। जब शुरुआत में उन्हें सीनियर लीडरशिप से थोड़ा विरोध झेलना पड़ा, तब उन्होंने बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह कंपनी को मॉडर्न बनाने के लिए उसके पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल डाला। नए रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स लाए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक रिटायरमेंट एज फिक्स की। एक तरह से पूरे टाटा कंग्लोमरेट को एक नए और आधुनिक सिरे से डिजाइन किया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, एक्सपैंडिंग अ ग्लोबल एम्पायर, यानी दुनिया भर में विस्तार। अब यहाँ जो नंबर्स हैं उन पर जरा गौर कीजिए। ये सच में हैरान करने वाले हैं। साल 2000 में टिटली टी का करीब $431 मिलियन में एक्विजिशन। फिर 2004 में साउथ कोरिया के डाइवू मोटर्स ट्रक्स करीब $102 मिलियन। लेकिन 2007 में जो हुआ उसने सबका ध्यान खींचा। एंग्लो डच स्टील मेकर कोरोस ग्रुप का $11.3 बिलियन का एक्विजिशन। ये किसी भी इंडियन कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेकओवर था। और उसके ठीक अगले साल 2008 में एलीट ब्रिटिश ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर $2.3 बिलियन की इस डील ने तो पूरी दुनिया को चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। इन कदमों ने भारत को वाकई ग्लोबल मैप पर एक नई ऊंचाई पर स्थापित किया। तीसरा भाग, द पीपल्स कार कंट्रोवर्सी, यानी इस निर्माण में आई चुनौतियां। सिर्फ $1 लाख, ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति था। लगभग $2000 का ये इनिशियल प्राइस टैग 2008 में आई टाटा नैनो का था। दरअसल रतन टाटा का एक बहुत ही साफ और बड़ा सपना था। वो चाहते थे कि भारत के मिडिल और लोअर इनकम परिवारों को एक ऐसी कार मिल सके जो सुरक्षित हो, बारिश या धूप से बचाए, ताकि उन्हें अपने पूरे परिवार को एक छोटे से 2 पहिया वाहन पर खतरनाक तरीके से ना बिठाना पड़े। हालांकि इस महान सपने को जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं था। इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से देखें तो चरण 1 में वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने सिंगुर में फैक्ट्री के लिए जमीन उपलब्ध कराई। लेकिन चरण 2 में स्थिति काफी बदल गई। जिन किसानों की जमीन ली गई थी उन्होंने और वहां के विपक्षी नेताओं ने इस लैंड एक्विजिशन का भारी विरोध किया और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। आखिरकार चरण 3 में हालत को देखते हुए टाटा ग्रुप ने फैक्ट्री को वहां से हटाकर गुजरात के सानंद में रीलोकेट करने का फैसला किया। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि सेल्स अपेक्षा के मुताबिक ना होने के बावजूद रतन टाटा इस प्रोजेक्ट के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने नैनो का उत्पादन पूरे 1 दशक तक जारी रखा। चौथा भाग, कंस्ट्रक्टिव फिलैंथ्रोपी एंड वेलफेयर, करोड़ों लोगों का ध्यान रखना। उनका योगदान सिर्फ बिजनेस और फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं था। ये लिस्ट देखिए, ये वैश्विक योगदान सच में अद्भुत है।
असम में बन रहा नया सेमीकंडक्टर प्लांट, जिसमें 25,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अगर दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो यूसी सैन डियागो और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दोनों में टाटा हॉल बनाए गए हैं। भारतीय छात्रों के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एंडाउमेंट, कार्नेगी मेलन में टीसीएस हॉल और एमआईटी में टाटा सेंटर। इन सबका आखिर मकसद क्या था? गरीब समुदायों की बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को सुलझाना। कैंसर रिसर्च से लेकर दुनिया भर की आधुनिक एजुकेशन तक उन्होंने असमानता को दूर करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। यहाँ एक टर्म समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव फिलैंथ्रोपी। ये क्या है? देखिए, ये सिर्फ आमदान पुण्य या कुछ वक्त की राहत देने की बात नहीं है। ये समाज की समस्याओं के लिए लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊ समाधान यानी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस तलाशने की एक पूरी रणनीति है। और उनकी इसी दूरदृष्टि और फिलॉसफी की वजह से ही 2007 में कार्नेगी फैमिली ने टाटा परिवार को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 5वां भाग, पैशंस, पेट्स एंड एयर इंडिया, यानी एक बेहतरीन इंसान का पहलू। इस बात पर थोड़ा ठहर कर विचार कीजिए। मिस्टर JRD टाटा बहुत खुश होते अगर आज वो हमारे बीच होते। ये शब्द रतन टाटा जी ने 2021 में कहे थे, और सच कहूं तो ये एक बेहद भावुक पल था। ये वो वक्त था जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस खरीदने की बोली जीत ली थी। वही एयर इंडिया जिसे दरअसल टाटा ने ही शुरू किया था और 1953 में सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था। इसे वापस पाना उनके लिए किसी खोई हुई धरोहर को वापस अपने घर लाने जैसा ही था, एकदम फुल सर्कल मोमेंट। और यहाँ हम देखते हैं उनकी शख्सियत के दो बिल्कुल अलग पर बेहतरीन पहलुओं को। एक तरफ दुनिया भर में अपना साम्राज्य चलाने वाले कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर की रूथलेसनेस और तेजी, और दूसरी तरफ जानवरों के लिए उनका गहरा निष्कपट प्यार। आप जानते हैं, टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में सड़क के कुत्तों के लिए एक फ्री रोमिंग केनल है, जहां वो आज़ादी से घूम सकते हैं। और तो और 2024 में उनका आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट मुंबई में एक ऐसी एडवांस्ड पशु हॉस्पिटल बनाना था जहां 24 घंटे एनिमल इमरजेंसी केयर मिल सके। दुनिया की इस भागदौड़ में इतनी कंपैशन वाकई एक मिसाल है। छठा और आखिरी भाग, अ लास्टिंग ग्लोबल लेगेसी, द फाइनल ब्लूप्रिंट। दुनिया ने उन्हें और उनके काम को किस नज़र से देखा, इसकी साफ झलक इन वैश्विक सम्मानों में मिलती है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण के अलावा जरा इन्हें देखिए। उरुग्वे से मेडल, ब्रिटेन की महारानी से 2 बार नाइट का खिताब, जापान से सर्वोच्च ऑर्डर, फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर और ऑस्ट्रेलिया का सम्मान। ये सब चीख चीख कर यही बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबली आर्थिक और इंसानी रिश्तों को बेहतर बनाने का कैसा बेमिसाल काम किया था। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल जो मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, कैसे एक ही इंसान एक ही वक्त में इतना विशाल कैपिटलिस्ट साम्राज्य खड़ा करता है जहां अरबों डॉलर्स की डील्स होती हैं, और उसी वक्त दुनिया भर में हमदर्दी, परोपकार और एम्पैथी की एक ऐसी अमर लेगेसी छोड़ जाता है जिसकी कोई बराबरी न कर सके। रतन टाटा का पूरा जीवन दरअसल हम सबके लिए इस बात का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है कि सफलता और इंसानियत दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। आशा है कि रतन टाटा जी की इस बेमिसाल जिंदगी के ब्लूप्रिंट ने आपको भी कुछ नया सीखने को प्रेरित किया होगा। और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरा अध्याय जल्द ही आएगा, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।